एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी रुचि मैम और आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा चैप्टर जिससे लगता है आपको सबसे ज्यादा डर। बच्चों, वॉल्यूम 2 का हमारा सबसे पहला चैप्टर नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। बच्चों, एक ऐसा चैप्टर जो कि वॉल्यूम 2 का सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है। 13 नंबर अपने आप में ये समेटे हुए हैं और इस चैप्टर से चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, अति लघुत्तरी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स हो, बार बार पूछे जाते हैं। और बच्चों यकीन मानिए ये चैप्टर है भी उतना ही आसान। बस आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ टॉपिक्स बस याद होने चाहिए, पॉइंटर्स याद होने चाहिए। बच्चों, स्टार्ट करती हूँ मैं बिना किसी देरी के। राइट, तो बच्चों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑब्वियसली चैप्टर इतना लेंदी है कि 30 मिनट के अंदर तो नहीं हो सकता है, बट बच्चों हम इसको कोशिश करें कि जितना जल्दी हम लोग जो है कवर कर पाए सारे टॉपिक्स को और आसानी से समझ पाए सारे जो है कंसेप्ट्स को। सो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। बस जितना बता रही हूं उतना सुनते जाना और ये चैप्टर आपके दिमाग में होगा। बच्चों, सबसे पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा है। बच्चों, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा है ना। और वह ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, आसपास की चीजों को देख पाते हैं। दूसरी बेटा चीज क्या है कि जब कोई वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है ना, पहले वस्तु तक वो प्रकाश पहुंचेगा, उस वस्तु से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें हैं हमारी आंखों तक आएंगी। इस वजह से ही हम अपने आसपास का ये बिखरा हुआ संसार देख पाते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला बेटा नेक्स्ट पॉइंटर, प्रकाश के गुण आपको बहुत अच्छे समझने हैं, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे समझ लिया बेटा तो ही आप मान लीजिए कि आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट इजी हो जाएंगे। बच्चों, प्रकाश हमें स्वयं नजर नहीं आता, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो बच्चों प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बेटा दूसरी चीज क्या है, चमकीले जो पृष्ठ होंगे, जितने भी पृष्ठ क्या होंगे, चमकदार होंगे, चमकीले होंगे। जितने भी पृष्ठ चिकने होंगे उससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। डोंट वरी, अभी हम लोग समझेंगे। तो यानी हम क्या बोलेंगे, चमकदार पृष्ठों से क्या होगा बेटा, प्रकाश लौट जाएगा, टकरा करके परावर्तित हो जाएगा। प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब वह अपने मार्ग से विचलित होगा, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि निर्वात। राइट, निर्वात बोले तो अंतरिक्ष बेटा प्रकाश आराम से चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि माध्यम के बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। और बच्चों प्रकाश को चलने के लिए प्रकाशिक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाशिक बोले तो पारदर्शी माध्यम, जितने भी माध्यम पारदर्शी हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है, प्रकाश उनसे होकर के तो गुजर जाएगा, चल जाएगा। बच्चों दृश्य प्रकाश है ना बेटा, दृश्य प्रकाश के अंदर क्या आएंगे, अपने 7 रंग आ जाएंगे, 7 प्रकाश किरणें आ जाएंगी। तो बच्चों दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बेटा कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की बेटा दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। आगे बच्चों बात करते हैं इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से टकरा कर बेटा जी आपतित होकर, मतलब टकरा आकर के है ना, टकरा कर लौट जाना। तो आपतित होकर बेटा वापस लौट जाने की जो घटना होती है उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में माध्यम परिवर्तित नहीं होता, तो आप देख सकते हो लिखा गया है कि उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाएगा। यानी बच्चों प्रकाश के परावर्तन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चों प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है नियमित परावर्तन बेटा, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। बच्चों अनियमित को हम क्या कहते हैं, इसे हम बेटा विसरित परावर्तन भी कहते हैं। नियमित परावर्तन कहां से होगा बच्चा,
नियमित परावर्तन सदैव चिकने तल से होता है बेटा, सदैव किससे होगा? चिकने तल से होगा। जब प्रकाश किरणें टकरा करके क्या हो जाए? एक ही दिशा बच्चों जब गुजर जाती हैं ना, टकरा करके सारी दिशाएं एक ही दिशा में जाएंगे, हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। बच्चों जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं बेटा, दर्पण से किस प्रकार का परावर्तन होता है? तो दर्पण से नियमित परावर्तन होता है। जबकि विसरित बोले तो बेटा जी अलग अलग दिशाओं में जाना। जब खुरदरा तल होगा तो बच्चों क्या होगा? प्रकाश किरणें टकरा करके अलग अलग किसी भी दिशा में जा सकती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन कहां से होगा? हमेशा खुरदरे तल से होगा। आगे बच्चों बढ़ते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश किरण जितना कोण बना करके आएगी बेटा उतना ही कोण बना करके टकरा कर लौट जाती है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। बेटा इसी के विपरीत इसका सेकंड लॉ क्या है? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु बेटा तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बच्चों बात आती है कि परावर्तन किस पर, परावर्तन का अनुप्रयोग क्या है? परावर्तन का इस्तेमाल कहां पे होता है? बच्चों मिरर्स में, दर्पण में। दर्पण क्या है? एक प्रकाश युक्ति है। किस पर काम करती है? प्रकाश की परावर्तन पे कार्य करती है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है, जिसमें हमने क्या किया है बेटा? जिसमें हमने एक तल पर तो पॉलिश कर दी है। बेटा क्या करती है? बेटा हमने एक पर तो पॉलिश कर दी। जैसे मान लो जो है हमने चांदी की कलई कर दी, कलई यहाँ पॉलिश करना, चांदी की पॉलिश कर दी, या पारे की पॉलिश कर दी, या फिर हमने जो है रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी। तो जब बच्चों क्या होगा? एक तल तो चिकना चमकदार होगा, जबकि दूसरा साइड पे क्या होगा? पॉलिश होगी, कलई होगी। तो बेटा जी इसमें क्या होगा? जो चिकना तल है उससे प्रकाश टकरा करके लौट जाएगा। इस घटना को बेटा, जो ये युक्ति होगी, इसे हम क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे, दर्पण कहेंगे, राइट। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, तो जब हमने क्या किया, एक कांच की समतल प्लेट ली, एक साइड पे पॉलिश कर दी, और बेटा जी जब वो युक्ति हमने देखी बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। यानी कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बच्चों कैसा रहेगा? समतल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। जबकि गोलीय दर्पण क्या होता है? जब हमने क्या किया, एक कांच का खोखला गोला लिया, बीच से काटा, तो बेटा जी क्या हुआ? अगर हमने उभरे हुए तल में बेटा जी पॉलिश कर दी तो हमें क्या मिलेगा? देन बेटा हमें प्राप्त होता है अवतल दर्पण। अगर हमने अंदर की ओर धंसे हुए तल पे पॉलिश कर दी, प्राप्त होता है उत्तल दर्पण, राइट। तो हम क्या करेंगे? कांच के खोखले गोले को बीच से काटेंगे और बच्चों किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, तो इससे में क्या प्राप्त होगा? गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आ से अवतल, आ से अंदर की ओर। बेटा मतलब क्या है? जब बच्चों हम क्या बोलेंगे कि भाई उभरे हुए भाग पर पॉलिश है और परावर्तन कहां से हो रहा है? आ से अंदर की ओर दबे हुए भाग से होगा, तो हम क्या कहेंगे? ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि बच्चों पॉलिश कहां पर होगी? उभरे हुए भाग पर होगी। इसे कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा? इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। इसी के विपरीत उत्तल दर्पण क्या है? ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ। तो जब परावर्तन कहां से होगा? इसके उभरे हुए पृष्ठ पर होगा, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी कि अंदर भाग पे क्या होगी बेटा? पॉलिश होगी, राइट। समझ में आ गया बच्चों? इसे हम कैसा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, राइट। समझ में आ गया? अभिसारक, अपसारक। आगे बच्चों बढ़ेंगे। अब बेटा बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, दर्पण से चिन्ह परिपाटी, जो कि आपको याद रखनी है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है? प्रकाश किरणें सदैव बेटा लेफ्ट से राइट जाती हैं। बच्चों कहां बेटा कहां जाएंगी? बेटा हमेशा ही बाएं ओर से बेटा जी दाईं ओर की ओर जाएंगी। सभी दूरियां हम कहां से लेंगे बच्चों? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सारी दूरियां ध्रुव से ली जाती हैं बच्चों। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दाईं ओर की बेटा जितनी भी दूरियां हैं वो सब क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो जब हम दाईं ओर जाएंगे क्या बेटा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। जब बच्चों हम बाईं ओर जाएंगे बेटा हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, राइट बच्चों। याद रखना, अगर मैं ऊपर के बारे में बात करती हूं तो जब बच्चों क्या होगा? प्रतिबिंब ऊपर की ओर, ऐसे एरो का निशान ऊपर की ओर होगा। ये क्या दर्शाएगा? ये बेटा जी दर्शाता है आपका
क्या वो दर्शाएगा आपका, वैसे तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्शाएगा। और बच्चों पॉजिटिव जो है अपने को यहाँ पर चिन्ह मिलेगा, जबकि जब एरो का निशान नीचे की ओर हो यानी कि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर तो हम क्या बोलेंगे, ऋण चिन्ह मिलेगा। और उस केस में जो प्रतिबिंब होता है वह बेटा वास्तविक और उल्टा होता है। आगे बच्चों बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। तो अगर बच्चों किसी दर्पण के आवर्धन के बारे में बात करी जाए, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे आवर्धन कहते हैं। m बराबर क्या होता है, m बराबर बेटा जी होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसी के बेटा अलावा एक और फॉर्मूला होता है दर्पण के आवर्धन के लिए, m बराबर माइनस का v बटा u। जब हम क्या लेंगे, जब बेटा हम प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी लेते हैं। अब बच्चों बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां, जिसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं बच्चों, 6 स्थितियां बनती हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की बेटा कुल कितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं, है ना बच्चों। 6 स्थितियां बेटा कौन कौन सी हैं एक बार जरा बात करेंगे उसके बारे में। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सबसे पहली स्थिति है अनंत पर। तो बच्चों जब क्या होगा बेटा, जब बच्चों वस्तु अनंत पर रखी होगी बेटा, अवतल दर्पण के द्वारा क्या होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा होगा। और इस केस में जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा बेटा वो कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जब हम वस्तु को C और अनंत पर यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा बच्चों, प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। बेटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा C और F के बीच प्रतिबिंब प्राप्त होता है। थर्ड स्थिति होती है जब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया जाए। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। चौथी स्थिति क्या है बेटा, चौथी स्थिति सेकंड की जस्ट ऑपोजिट है। सेकंड में कहां रखा था, अनंत और C के बीच प्रतिबिंब बना था F और C के बीच। अब वस्तु को रखेंगे F और C के बीच तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C और अनंत के बीच, याद रखना है ऐसे, राइट। कहां रखा, F और C के बीच रखा। तो बच्चों इस बार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस बार प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी के विपरीत जब बेटा हम वस्तु कहां पर रख देते हैं, फोकस पर रख देते हैं बेटा। अब देखो ध्यान सुनना, जब वस्तु को अनंत पर रखा था प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हुआ था, बहुत ही छोटा प्राप्त हुआ था। अब अगर हम फोकस पर रख देते हैं प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। याद रखिएगा प्रतिबिंब हमें वास्तविक और उल्टा ही प्राप्त होगा। लास्ट स्पेशल केस है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस। अवतल दर्पण से 5 स्थितियों में हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जबकि जब हम वस्तु को कहां पे रखते हैं, F और P के बीच रखते हैं, यानी कि जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाता है, प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होता है, तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, तो गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में, सोलर कुकर के रूप में, हजामती दर्पण नाक कान गले का ऑपरेशन करने में दंत विशेषज्ञ इस्तेमाल करते हैं, मेकअप दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात आती है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की मात्र 2 स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति, अगर हम वस्तु को अनंत पर रख दें। अब उत्तल दर्पण करता क्या है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो बच्चों अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या करेगा बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, प्रकाश किरणों को फैला देगा, राइट। और हमें ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा। मैं कह सकती हूँ आभासी सीधा बिंदु आकार प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होगा। अब बात आती है सेकंड स्थिति क्या है, आप अनंत के अलावा कहीं भी रख दो, आप यहां पर रखो, आप यहां पर रखो, यहां पर रखो, कहीं भी रखो, आपको प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, सदैव ही F और P के बीच, यानी कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होगा। कैसा प्राप्त होगा, सदैव ही वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, उत्तल दर्पण सदैव ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सदैव ही आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसलिए ही हम इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो बच्चों इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम
साइड मिरर भी कहते हैं और बेटा सड़कों पर लगे हुए लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। मैंने यहाँ पर आपको बेटा प्रॉपर जो है मैं आपको सारणी बनाकर समझा रही हूँ, ये आपको चिन्ह परिपाटी याद रखनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, वस्तु की दूरी क्या लेंगे बेटा? वस्तु की दूरी चाहे प्रतिबिंब वास्तविक हो या बेटा जो है मैं कह सकती हूँ जो अपनी जो बेटा अपना जो वस्तु है, वस्तु को क्या लेंगे बेटा? चाहे आपका प्रतिबिंब जो है आभासी हो, चाहे बेटा जो है वास्तविक हो, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो। यू के बेटा वैल्यू क्या होगी? सभी बेटा जी क्या होगा? माइनस, निगेटिव, निगेटिव और बच्चों नेगेटिव। याद रखिएगा बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, बेटा प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे बेटा? प्रतिबिंब की दूरी जब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा, बच्चों प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। जबकि वहीं पर अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बन रहा था? जब वस्तु को P व F के बीच रखा गया था। जब वस्तु बेटा हमने कहां पे रखा था? जब वस्तु को P व F के बीच रखा था और दर्पण के पीछे चूंकि प्रतिबिंब बन रहा था, इसलिए उत्तल दर्पण जब बेटा जो अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो बच्चों V की वैल्यू क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। उसी के विपरीत बेटा उत्तल दर्पण में सदैव ही प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए हमेशा ही V की वैल्यू धनात्मक होगी। फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि बच्चों अपना जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। वस्तु की ऊंचाई, याद रखना बेटा वस्तु की बेटा जो ऊंचाई होगी वो तो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। वस्तु तो हमेशा हम लोग कैसे रखते हैं? हमेशा ऐसे रखते हैं वस्तु, है ना। बट बेटा याद रखिएगा अगर बात आती है बेटा, बात अगर आती है प्रतिबिंब की ऊंचाई की, अगर बच्चों प्रतिबिंब वास्तविक है तो ऑब्वियस सी बात है कि एरो कहां पर बनेगा? नीचे की ओर बनेगा, यानी कि ऊंचाई क्या होगी? ऋणात्मक आएगी। अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? वास्तविक। वहीं पर अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो ये पॉजिटिव ऊंचाई आएगी। और बच्चों उत्तल दर्पण में तो हमेशा ही प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी के विपरीत वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इसी के विपरीत बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर्धन के लिए मैं आपको यहाँ पर अलग केस बता रही हूं। ये बच्चों आवर्धन की बेटा जी केस है। बेटा किसके केस है? आवर्धन के बच्चों केस है ना। और बच्चों जो ये आवर्धन का बेटा जो ये केस है, ये लेंस और दर्पण दोनों के लिए बच्चों सेम साबित होता है। बेटा पहली चीज तो ये है कि यदि आवर्धन क्या होता है, अगर आवर्धन धनात्मक है, यदि बच्चों आवर्धन क्या है? पॉजिटिव है, इसका बेटा मतलब क्या है? इसका बेटा मतलब ये, इसको अलग से लिख देती हूँ ना, इसको अलग से लिख देती हूँ। यदि आवर्धन पॉजिटिव है बेटा, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा, है ना। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बन रहा होगा। वैसे हम लोग देख भी सकते हैं कि एरो ऊपर की ओर होगा, इसलिए बेटा जी क्या हो रहा है? हमेशा ही हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा बेटा, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? वास्तविक एवं उल्टा बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा? वास्तविक एवं उल्टा बन रहा होगा। इसी के विपरीत बच्चों यदि आवर्धन का बेटा मान क्या है? 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या है? बराबर है। अगर आवर्धन की बेटा वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से बड़ा है। हमारा प्रतिबिंब वस्तु के कंपैरिजन में जो है बड़ा होगा, 1 गुना 2 जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आवर्धन का मान लेस देन बेटा 1 है, इसका बेटा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब का आकार छोटा है वस्तु के कंपैरिजन में। और इसलिए आप देख सकते हो कि जब बच्चों उत्तल दर्पण के लिए बात आ रही है तो हमेशा ही m का मान पॉजिटिव आ रहा है, जबकि आभासी के लिए अवतल दर्पण में पॉजिटिव होगा m और वास्तविक के लिए नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर बोल रहा है गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। कह रहा है बेटा सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति बेटा कहाँ है? अगर अनंत पर है बेटा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बेटा प्रतिबिंब बेटा जी बन रहा है बच्चों कहाँ पर बन रहा है? बच्चों फोकस पर, और बेटा वही क्या होगा? V के बराबर होगा। बच्चों देखो ये तो मैंने आपको समझा रखा है, आप आराम से कर लोगे, इसलिए बेटा जो है मैंने आपको जस्ट एक हिंट दी है। अब देखो चूंकि बच्चों ये क्या है? बहुत ही छोटा है, देन बेटा जी क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? बहुत ज्यादा आवर्धन बेटा 1 से बहुत ही छोटा है, राइट। m की वैल्यू बहुत ही
कम है 1 से, है ना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वास्तविक और उल्टा, राइट। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसको तैयार कर लेना, है ना। वैसे आपको इतनी बातें समझा दी, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई है तो आप सब कुछ कर ले जाओगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको स्थितियां याद करनी पड़ेंगी। प्रकाश की हमारी दूसरी बच्चों स्थिति आती है, दूसरा जो केस आता है वो आता है प्रकाश के अपवर्तन का। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से, अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे कि जो हमारा तालाब है, स्विमिंग पूल है, उसकी गहराई का कम पता चलना, है ना, उसके जो गहराई है कम गहराई का पता चलना, पानी में पड़ी हुई जो पेंसिल है उसका आंशिक रूप से डूबा, आंशिक रूप से मुड़ा हुआ प्रतीत होना, कांच के ग्लास में जो नींबू पड़े हुए हैं साइड से देखने पर वो थोड़े से बड़े नजर आना, कागज पर लिखे हुए अक्षरों का बड़ा दिखना। प्रकाश के अपवर्तन के लिए इंपॉर्टेंट केस क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि माध्यम बदलने पर ही प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि माध्यम के बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। चूंकि प्रकाश की चाल बदल रही है इसलिए क्या हो रहा है बेटा, हमारा जो है अपवर्तन हो रहा है, यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। याद रखिएगा कि सघन से जब प्रकाश किरण विरल की ओर जाएगी, जब प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी तो बेटा हम क्या बोलेंगे, सघन से विरल जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। इसका बेटा मतलब क्या है कि इस केस में अपवर्तन कोण बड़ा होता है आपतन कोण से, जबकि जब बच्चों प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, विरल से सघन जाएगी, अभिलंब के पास झुकती है, और इस केस में आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। तो यानी मैं क्या बोलूंगी प्रकाश के अपवर्तन के लिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी के विपरीत जब प्रकाश किरण विरल से सघन से विरल जाएगी, है ना, जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से बेटा जी क्या होगा, दूर हट जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अभिलंब के निकट आना और अभिलंब से दूर हटना, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बेटा कितने नियम है? अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है स्नेल का नियम, जिसमें स्नेल साहब क्या बताते हैं कि किन्हीं जो है 2 माध्यमों के लिए एक वर्णी प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। क्या होता है? वह एक नियतांक होता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। याद रखिएगा अपवर्तनांक एक्चुअली बेटा क्या होता है, अपवर्तनांक बेटा जी क्या होता है, जो ये हमारा नियतांक इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बारे में आगे जो है बेटा बात करूंगी। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कांच के आयताकार स्लैब से बेटा जब प्रकाश की किरण बेटा क्या होगी, गुजरती है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है। पहली बार जब प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो चूंकि बच्चों वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है, अभिलंब की ओर जो है बेटा झुकती है, जबकि जब इससे बाहर निकलती है तो इस बार माध्यम परिवर्तित हो गया, सघन से विरल हो गया, तो इसलिए अभिलंब से दूर हटती है। तो इस प्रकार से अगर आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो हम क्या पाएंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, और इस प्रकार से मैं क्या कह सकती हूँ कि आपतित किरण क्या हो गई है, थोड़ी सी विस्थापित हो गई है। तो मैं क्या बोलूंगी, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेंस क्या होते हैं बच्चों, जिस प्रकार से दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है, उसी प्रकार से जो लेंस है बेटा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम या तो 2 वक्र पृष्ठ हो या तो कम से कम 1 वक्र पृष्ठ तो हो ही हो, तो जब पारदर्शी माध्यम को क्या करेंगे बेटा, जब जो है 2 पृष्ठों को मिलाकर कोई पारदर्शी माध्यम भरा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लेंस कहते हैं। बच्चों लेंस कितने बेटा प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, तो बेटा यहाँ पर हम लोग बेसिकली मेनली 2 लेंसों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब 2 उभरी हुई सतहों से मिलकर कोई लेंस बना होगा तो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। जब 2 अंदर की ओर दबी हुई बेटा
पृष्ठों से मिलकर कोई लेंस बना होगा तो उसे अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों पर बेटा जी पतला होता है, बीच में मोटा होता है, और चूंकि ये प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, बिल्कुल याद रखिएगा, हमारा जो उत्तल लेंस है वह अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, यानी कि उत्तल लेंस की भी उत्तल लेंस से भी प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां होंगी। अगर मैं बात करती हूँ अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस बच्चों क्या करता है बेटा, अवतल लेंस जो है दो अंदर की ओर धसी हुई बेटा पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। ये बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि प्रकाश किरणों को फैला देता है। अच्छा, अवतल लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस बिहेव करता है उत्तल दर्पण की भांति, यानी कि इससे भी प्रतिबिंब निर्माण की मात्र 2 स्थितियां होंगी। बात आती है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की। बेटा सबसे पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाएगा, प्रकाश किरणें फोकसित बेटा होंगी, बेटा F2 पर बेटा प्रकाश किरणें मिल रही होंगी, और इस प्रकार से किसी भी वस्तु का जो भी अनंत पर रखी हुई है उसका वास्तविक उल्टा बिंदु आकार का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हो जाता है। दूसरी प्रकाश किरण बेटा जी कौन सी, बेटा दूसरी स्थिति क्या होगी, सेम वही, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, स्थिति कहां पर बेटा बन रही होगी बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति बनती है कहां पर, F और C के बीच, यानी कि F2 और 2F2 के बीच वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा होता है। थर्ड स्थिति कौन सी है, वक्रता केंद्र वाली। तो जब वस्तु को 2F1 पे रखा, प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होगा, वस्तु के आकार का प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। इसी के विपरीत जब वस्तु को कहां पे रखा जाएगा, F और C के मध्य, यानी कि F1 और 2F1 के बीच रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा बेटा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु से बेटा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा बच्चों, वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। पांचवी स्थिति कौन सी है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए। तो जब प्रकाश किरणों को, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, हमें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होंगी, यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा होगा, अनंत पर बन रहा होगा। याद रखना बेटा, यहां पर भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहां पर भी प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बन रहा होगा। इसी के विपरीत जब हम वस्तु कहां पर रखें, जब वस्तु को बेटा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, लेंस के सामने ही प्राप्त होगा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। बच्चों इसी के विपरीत अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां, बच्चों 2 स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति कौन सी है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। चूंकि प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर बेटा हमें प्रकाश किरणें प्रथम फोकस से आती हुई प्राप्त होंगी, और इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम लोग कहते हैं कि भाई आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा, बिंदु आकार का ही प्राप्त हो रहा होगा। इसी के विपरीत जब वस्तु कहां पर रखा जाए, अनंत के अलावा आप कहीं पर भी रख दीजिए, जब वस्तु को अनंत के अलावा कहीं पर भी रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो रहा होगा बच्चों, प्रतिबिंब प्राप्त होगा F और O के बीच, यानी बच्चों लेंस के सामने ही बन रहा होगा प्रतिबिंब। अवतल लेंस के बेटा केस में याद रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कि अवतल लेंस के केस में U व V सदैव ही नेगेटिव होंगे। U V व फोकस दूरी, U V व फोकस दूरी बेटा तीनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आप देख सकते हो कि दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बाईं ओर ही बन रहा है, क्योंकि बाईं ओर ही जाना पड़ेगा, है ना बेटा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर ही जाना पड़ेगा, और U तो बेटा हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, राइट। फोकस बेटा देखो पहला फोकस है ना, जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। सो गाइस हम क्या बोलेंगे कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरियां नेगेटिव होती है, U तो सभी के लिए नेगेटिव होता है। और बच्चों चूंकि अवतल लेंस के केस में जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो बाईं ओर ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। अब बच्चों बात आती है अपवर्तन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे क्रांतिक कोण को। क्रांतिक कोण क्या होता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, क्रांतिक कोण की परिभाषा बताइए, क्या होता है क्रांतिक कोण। आपको याद रखना पड़ेगा इसमें कि
जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से क्या करे बेटा, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही होगी। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ध्यान सुनना बेटा, पहली कंडीशन क्या है, प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन ये है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, याद रखिएगा बच्चों, n बराबर क्या होता है 1/sin c। बेटा क्या होगा, n बराबर क्या होगा 1/sin c। बच्चों याद रखिए, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के प्रकाश के लिए बच्चों क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जबकि बच्चों बैंगनी रंग के लिए बेटा ये क्या होगा, इसका मान सबसे न्यूनतम होगा। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होगा, जबकि बच्चों बैंगनी रंग के लिए क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, आपतन क्रांतिक कोण क्या था, ऐसा विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब अगर हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दें, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, देन बच्चों जो हमारी प्रकाश किरण है वह उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। हम क्या बोलेंगे, तब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जा करके बेटा जी क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगी। और बेटा इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे, बेटा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। बेटा इसकी जैसे कि आपने, अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं, प्रकाशिक तंतु में किसका इस्तेमाल होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है वो। इसके अलावा रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। सबसे पहली शर्त क्या है बेटा, सबसे पहली बेटा शर्त ये है कि हमेशा ही प्रकाश किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सघन से विरल जाएगी तभी हमें क्रांतिक कोण मिलेगा। जब क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर हम आपतित करवाएंगे तो ही प्रकाश किरण उस माध्यम में लौटेगी। बेटा सेकेंड बच्चों क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमें बड़ा करना पड़ेगा, तभी क्या करेगी, प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसके ऊपर बेटा जी कौन कौन बच्चों बेस्ड हैं, जैसे बच्चों हमारा एग्जाम्पल क्या है, हीरे का चमकना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हीरे का अपवर्तनांक अत्यंत ज्यादा होता है, 2.42 होता है। एक बार प्रकाश किरण बच्चों अगर हीरे में प्रवेश कर गई तो बेटा क्या होगा, वो बाहर नहीं निकल पाती, उसका बारंबार हीरे के अंदर क्या होता है, परावर्तन होता रहता है, जिसे हम कहते हैं, जिससे हमें हीरा चमकता हुआ नजर आता है। जल में वायु के बुलबुले का चमकना बच्चों ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया, दोनों याद होनी चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है, क्रांतिक कोण और जो हमारा अपवर्तनांक है उसमें क्या संबंध है। लाल रंग के लिए मैक्सिमम है, बैंगनी के लिए न्यूनतम है। उसी के विपरीत बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गोलीय अवतल पृष्ठ से बेटा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तुम बोलेंगे n2/v माइनस n1/u इक्वल टू बेटा हम क्या बोलेंगे, n2 माइनस n1/r। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n2 माइनस n1/r बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोलीय उत्तल जो है बेटा पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1/r। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला बता रही हूं, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r2। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। लेंस की वक्रता अगर बढ़ाओगे तो लेंस की वक्रता बढ़ाने पर इसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है। अगर हम क्या करेंगे, यदि लेंस की वक्रता बढ़ाई जाएगी, इसकी फोकस दूरी बेटा अगर
वक्रता बढ़ाने पर बेटा जी क्या होगा, बेटा वक्रता बढ़ाने पर बच्चों हम क्या बोलेंगे, बेटा इसकी फोकस दूरी घट जाती है। अगर बच्चों लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की बात करी जाए तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बच्चों अगर बढ़ाया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। तो अगर अपवर्तनांक बढ़ाओगे तो भी फोकस दूरी घटेगी। और बच्चों अगर हम क्या करते हैं, अगर बेटा हम वक्रता बढ़ाते हैं तो बच्चों क्या होगा बेटा, तभी जो है बेटा अपनी जो है फोकस दूरी घट जाएगी, राइट। लेंस की क्षमता बेटा पावर ऑफ लेंस। अच्छा एक और चीज है, ठीक है आगे बता दूंगी बच्चों। पावर ऑफ लेंस, बेटा लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस का काम क्या होता है, क्षमता दर्पण की नहीं होती है, क्षमता लेंस की होती है। लेंस की क्षमता को आप ऐसे समझो, लेंस का काम क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो यानी कि प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है उसे हम कहते हैं लेंस की क्षमता। बच्चों पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो लेंस की क्षमता को आप ऐसे समझो कि प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ने की जो क्षमता है, ज्यादा से ज्यादा बेंड करने की जो क्षमता है, उससे बेटा हम बोलते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, राइट। बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो बच्चों P बराबर होता है 1/f। बेटा याद रखिएगा बच्चों P बराबर क्या होता है, बेटा P बराबर होता है 1/f, या बेटा हम बोल सकते हैं अगर फोकस दूरी मीटर में है तो बच्चों अगर हम बोले कि बच्चों अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो हम क्या बोलेंगे, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। एक डायोप्टर बराबर क्या होगा, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की बच्चों क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। बच्चों इसी के आपको बेटा जो है आगे में 2-3 पॉइंटर्स रह गए वो आपको समझाऊंगी। बच्चों उसके पहले प्रिज्म क्या होता है, बच्चों तो मैं बोलूंगी दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ जो समांग और पारदर्शी माध्यम, बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कहेंगे, राइट। तो बच्चों एक्चुअली प्रिज्म क्या होता है, बेटा प्रिज्म जो है मैं कह सकती हूँ कि दो झुके हुए पृष्ठों से बेटा जो है मिलकर बना होता है ना। यानी बच्चों क्या होगा बेटा, प्रिज्म में जो हमारी फलके हैं, जो सतह है, वो आपस में एक दूसरे पर किसी ना किसी बेटा कोण पर झुकी हुई होती हैं। तो झुकी हुई बेटा जो हमारी फलकी है उनके मध्य का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण, एंगल ए कहते हैं। प्रिज्म का काम क्या होता है, तो बच्चों एक्चुअली जब प्रिज्म से किसी प्रकाश किरण को, प्रिज्म से जब किसी प्रकाश श्वेत प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपको आगे समझाऊंगी बट उसके पहले समझ लीजिए, जो प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। बेटा जब ऑब्वियस सी बात है प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। जो प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकल रही है उसे बोलते हैं निर्गत किरण। याद रखिएगा निर्गत किरण और बेटा यहाँ पर प्रिज्म के केस में निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। अगर आप देखो तो बेटा प्रकाश किरण सदैव सीधे जाती है, पर बच्चों चूंकि बीच में प्रिज्म आ गया इसलिए क्या हो गया, हमारी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो निर्गत किरण अपने बेटा जी निर्गत किरण या आपतित किरण अपने मार्ग से जितना विचलित हो गई है उसे बेटा हम बोलते हैं विचलन कोण, जिसे दर्शाते हैं डेल्टा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र बेटा n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है sin a प्लस डेल्टा m/2 बटे sin a/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार पूछा गया सवाल है बेटा, इस पर न्यूमेरिकल्स आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र n बराबर क्या हो जाएगा, sin a प्लस डेल्टा m। बेटा डेल्टा m क्या है बच्चों, ये बेटा जो हमारा मैं बोल सकती हूँ अल्पतम विचलन कोण है ना, sin a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2। अब आते हैं वर्ण विक्षेपण पर। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, रंगों का विभक्त होना, रंगों का विभक्त होना। बेटा मैं क्या बोलूंगी, रंगों का विभक्त होना। तो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित की जाती है तब प्रिज्म से गुजरने के पश्चात यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और बेटा हमें कैसा वर्णक्रम प्राप्त होता है, विबग्योर प्राप्त होता है। बेटा इससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजानी अपनीला। बेटा क्या बोलते हैं, बेटा व्यंजानी अपनीला बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो भी अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं, यदि मैं बात करती हूं बैंगनी रंग के लिए, तो बच्चों याद रखिएगा
अगर बेटा मैं बात करती हूँ बैंगनी रंग के लिए, तो बच्चों बैंगनी रंग के लिए जो हमारा अपवर्तनांक होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, जबकि जो बेटा हमारा लाल रंग होगा, लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे न्यूनतम होगा। जबकि बच्चों वहीं पर मैं आपको बता दूं, विबग्योर का बेटा मतलब क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। बेटा विबग्योर का बेटा मतलब क्या होता है, तो बच्चों ये होता है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। कहने का तात्पर्य क्या है, बैंगनी, जामुनी, नीले इन रंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जबकि लाल, पीला और जो है बेटा नारंगी इन रंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है, राइट। लाल रंग बेटा क्या होगा, सबसे मैक्सिमम बच्चों क्या है इसके लिए बेटा लैम्डा मैक्सिमम, इसलिए बच्चों क्या होगा, इसके लिए जो डेल्टा होता है बेटा वो सबसे न्यूनतम होता है, इसका विचलन सबसे न्यूनतम होता है। इसी के विपरीत जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है बेटा, क्या बोलेंगे, इसके लिए जो डेल्टा है बच्चों वो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो श्वेत प्रकाश के लिए बेटा क्या होगा, श्वेत प्रकाश के लिए बेटा चूंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए इसके लिए बच्चों अलग अलग रंगों के लिए जो डेल्टा का मान है, जो विचलन बेटा कोण का मान है वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया होगा। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र है वो याद हो गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है जिसमें क्या हो, अलग अलग साइज के बहुत सारे कण हों, तो अब क्या करेंगे, जो हमारे अलग अलग साइज के बेटा जो कण होते हैं वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के रंगों को क्या करते हैं बेटा जी, छितरा देते हैं, दिशाओं में फैला देते हैं। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी प्रकाश किरणें हैं बेटा, है ना, तो जैसे लेट सपोज कि हमारे पास हमारे अर्थ पर क्या है, वायुमंडल है, ऑब्वियस सी बात है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। अब वायुमंडल में अलग अलग आकार के कण हैं, धूल मिट्टी कण हैं, गैसों के कण हैं, अलग अलग अणु हैं, तो अलग अलग आकार के कण होते हैं, राइट। अब ये हमारे जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके फिर क्या करते हैं, इनसे प्रकाश की किरणें, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है। तो जब वो उत्सर्जित होती है तो वो अलग अलग दिशाओं में उत्सर्जित होती है और बेटा अलग अलग रंगों में उत्सर्जित होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है जिसमें अलग अलग आणविक आकार होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि प्रकाश किरणें इन कणों के द्वारा अलग अलग सभी संभव दिशाओं में फैल जाते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और बच्चों वैज्ञानिक रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बच्चों याद रखिए बेटा, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिकतम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। यानी कि बच्चों जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जो हमारा लाल रंग है, चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है, प्रकीर्णन उतना कम। और बच्चों जैसे कि जो हमारा बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग बेटा इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी के विपरीत बता दूं, जो हमारे छोटे आकार के कण होते हैं बेटा, जो छोटे आकार के कण होते हैं वो छोटी तरंग दैर्घ्य वाले रंगों को छितराते हैं, फैलाते हैं, जबकि जो बड़े कण हैं वो क्या करते हैं बेटा, बड़े तरंग के जो रंग हैं उनको बिखराते हैं। प्रकीर्णन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, रेलवे के सिग्नल का लाल दिखाई देना, लाल होना, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों वो सबसे सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः बच्चों ये क्या करती है बेटा, सबसे लंबी दूरी तय करती है और इसका प्रकीर्णन कम होने की वजह से हमारी आंखों तक यह सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि बच्चों इसी के विपरीत अंतरिक्ष में प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी प्रकाशिक कण नहीं है, कोई भी वायुमंडलीय कण नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। इसी के विपरीत स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, क्योंकि
जो नीला, बैंगनी, जामुनी रंग है, इनका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए हमें ये स्वच्छ आकाश बेटा नीला दिखाई देता है। बच्चों इसी के विपरीत बेटा आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। अगर बच्चों मैं बात करती हूँ कि आपके जो है अपवर्तनांक के फॉर्मूले की, बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला होगा बेटा 1n2 = n2/n1, जब हम क्या करेंगे, जब दोनों माध्यमों की तरंग दैर्ध्य दी रही, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक दिए रहेंगे। जबकि बच्चों अगर वहीं पर ही क्या दिया रहे, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दी रहे, तो बेटा हम इस्तेमाल करते हैं 1n2 = v1/v2। इसी के बेटा विपरीत अगर क्या हो बेटा, प्रकाश कण हमारी बेटा जी क्या हो, मान लो लेट सपोज किसी माध्यम से वायु से किसी माध्यम में जा रही, तब बेटा हम फॉर्मूला यूज करते हैं n = c/v। बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। बच्चों इसी के विपरीत बेटा आपको बता दूं, हाँ जी बच्चों इसी के विपरीत अगर बात करी जाए हमारे जो है दर्पण के सूत्र की, बेटा दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे मैम दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, सो गाइज लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। वहीं पर बच्चों अगर मैं बात करती हूं लेंसों के संयोजन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंसों का संयोजन। तो बच्चों लेंसों के संयोजन के लिए बच्चों क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा पी बेटा जो हमारा संयोजन है बेटा, संयोजन की बेटा कुल जो है क्षमता क्या हो जाएगी, P1 + P2 + P3, जितने भी हमारे लेंस होंगे उन सभी क्षमताओं का योग है। इसी के विपरीत अगर फोकस होगी बेटा तो कैसे निकालेंगे 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 करके, राइट। सो गाइज ये मैं कह सकती हूँ बेटा पूरा जो चैप्टर है उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बच्चों अगर कोई भी टॉपिक रह गया है तो आप बेटा उसको कमेंट कर दीजिएगा, बेटा हम उसको जो है क्या करेंगे आने वाली क्लासेस में समझ लेंगे, राइट। बेटा इसी के विपरीत आपको बता दूं कि इस संडे बच्चों क्या आ रही है गाइज, इस संडे बेटा शाम के 6 बजे आ रही है हमारी फिजिक्स की महा मैराथन। बच्चों क्या आ रही है, फिजिक्स की महा मैराथन आ रही है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम सारे चैप्टर वाइज बेटा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। और बच्चों आपको बता दूं मैं कि इस चैप्टर के एंड में क्या लगा हुआ है, इस चैप्टर का टेस्ट भी लगा हुआ है। तो बच्चों टेस्ट कहाँ मिलेगा बेटा आपको, इस लिंक के बेटा, इस जो हमारा लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा। तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा ताकि आप ये देख पाएं कि आपको ये जो है चैप्टर कितना आ गया है, आपको इसमें इस चैप्टर के कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं, राइट। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर काफी आसान लगा होगा, ठीक है। तो बच्चों बाकी बेटा हम लोग मिलेंगे महा मैराथन क्लास में शाम के 6 बजे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।